कुल मिलाकर 15 घायल अभी तक हॉस्पिटल पहुंचाए गए हैं। उनकी जो हालत है वो काफी ज्यादा सीरियस है। हालांकि एक की सिचुएशन स्टेबल भी है, मगर बचे हुए जो 14 लोगों को, घायल लोगों को अस्पताल लाया गया है, उनकी परिस्थिति काफी ज्यादा नाजुक है। जी दिल्ली पुलिस या फिर दिल्ली मेट्रो की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की गई है उस क्षेत्र में हलचल जिस तरह की है फिलहाल उसको लेकर के? बिल्कुल हितेंद्र, पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं लोगों को वहां जाने से रोका जा रहा है ताकि जो लोग वहां पर परिस्थिति देखते हैं, जिसके बाद अपने लोगों को, अगर जो दिल्ली में जो लोग रहते हैं उन्हें अगर उसके बारे में बताएंगे तो कहीं ना कहीं ताले पूरी राजधानी दिल्ली में फैल सकती है, जिस वजह से लोगों को वहां जाने से रोक दिया गया, यानी काफी दूरी से भी लोगों को रोक दिया गया है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है और किसी को भी वहां जाने नहीं दिया जा रहा ताकि पूरी दिल्ली में शांति का माहौल बना रहे, किसी प्रकार का कोई तानिश ना हो, जिस वजह से लोगों को वहां जाने से रोका गया है। अपराजिता, इससे पहले अगर बात करें आतंकियों की तरफ से क्या कोई इस तरह की कोई धमकी की जानकारी सामने आई थी या फिर इस तरह का कोई अलर्ट पहले जारी किया गया हो कि दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली कहीं ना कहीं आतंकियों के निशाने पर है? देखिए नितेश, क्योंकि राजधानी दिल्ली है, हर वक्त हाई अलर्ट पर रहती है और जिस प्रकार से, हालांकि इस प्रकार से अभी ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है क्योंकि आतंकवादी संगठन के द्वारा भी इस तरह की कोई घटना अभी को सामने नहीं आई है। संभव है कि अगर कोई टेरर एक्टिविटी यहाँ पर हुई होगी और जिसने किया होगा वो इसका क्रेडिट ले सकता है, हो सकता है, मगर फिलहाल अभी इस प्रकार की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स पहुंचे हुए हैं, उनके द्वारा जानकारी दी गई है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी जारी है। अभी किसी प्रकार की कोई भी अपडेट उनके द्वारा नहीं बताया गया है। कहा जा रहा है कि पैनिक एक्टिवेट करे, हाई अलर्ट पर रख दिया गया है, इस जगह को वार्ड ऑफ कर दिया गया है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है और इंजर्ड को ले जाया जा रहा है अस्पताल। अभी जो आंकड़े हैं वो 8 पहुंच चुके हैं जिनकी मृत्यु हुई है। 15 लोगों को घायल परिस्थिति में LNJP हॉस्पिटल ले जाया गया है। वहीं आंकड़े संभवतः बढ़ सकते हैं, मगर ऑफिशियली किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट कहीं से अभी नहीं आया है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई हुई है जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, जो फरीदाबाद से विस्फोटक बरामद हुआ है, उसको लेकर के भी बार बार यही कहा जा रहा था, यही इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं दिल्ली में कोई धमाके का बड़ा प्लान था, कोई साजिश ये लोग रच रहे थे और उसी का हिस्सा कहीं ना कहीं ये विस्फोट माना जा रहा है। इसको उसी नजर से देखा जा रहा है अपराजिता? बिल्कुल देखिए हितेन, हालांकि इसी वजह से ताकि तारीख ना पहले पूरी राजधानी दिल्ली में और देश भर में तारीख ना पहले, इसमें किसी प्रकार की कोई आधिकारिक जानकारी इस वक्त सामने नहीं आ रही है। संभावना ये हितेन, जिस प्रकार की जितना गंभीर ये धमाका हुआ है, संभव है कि किसी प्रकार का कोई टेरर एक्टिविटी हो भी सकता है, मगर इसकी जानकारी अभी तक कहीं से भी नहीं मिली है, कोई पुष्टि नहीं हुई है, ना ही किसी भी संगठन के द्वारा इस बात की जानकारी भी दी गई है। तो अभी ये कहना कि किसी प्रकार का कोई टेररिस्ट एक्टिविटी था या कोई स्लीपर सेल का कोई काम था, इस प्रकार कोई भी जानकारी अभी सामने नहीं आ रही है, मगर संभव है अगर इस प्रकार का कुछ होता है तो इन्वेस्टिगेशन में तमाम जो बातें हैं वो सामने आएगी। सीसीटीवी इसी वजह से खंगाला जा रहा है, लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, जो लोग वहाँ रह रहे थे, जो लोग आसपास से जिन्होंने धमाका देखा सुना, जो तस्वीर से किसी उनसे भी इन्वेस्टिगेशन लगातार पूछताछ जरूर की जा रही है, मगर अभी फिलहाल ये कहना कि किसकी वजह से धमाका हुआ है ये थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि देखिए गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते ने रविवार को IS 3 आतंकवादियों को भी धर दबोचा था। हमें देखा था किस प्रकार से गुजरात में भी ISI के 3 आतंकवादियों को दबोचा गया था। ये आतंकवादी गुजरात में हथियार के आदान प्रदान के लिए भी गुजरात पहुंचे थे। वहीं एक से भी गिरफ्तार की पहचान भी डॉक्टर अहमद नजरी सैयद की बात करते हैं, जो हैदराबाद का रहने वाला था। इसके बाद आजाद किले की बात की, जबकि 3 जो गिरफ्तार हुए हैं वही ACS के मुताबिक तीनों लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद में कई संवेदनशील स्थानों की रेकी भी उनके द्वारा की गई थी। वहीं सोमवार को पूछताछ में भी ये बात पता चली, यानी आज की अगर बात करते थे कि निशाने पर लखनऊ का RSS ऑफिस और दिल्ली की आजादपुर मंदिर था। ये देखिए बड़ी जानकारी हो जाती है क्योंकि आज ही जिस प्रकार से उनके द्वारा रेकी ली गई और आज 2 जगह निशाने पर था, एक लखनऊ हो जाता है, दूसरा दिल्ली हो जाता है। लखनऊ का RSS ऑफिस, दिल्ली का आजादपुर मंदिर हो जाता है, जो पूछताछ में सामने आया। लेकिन संभव है कि किसी प्रकार
कार का कोई लिंक हो सकता है। वही सूत्र प्रभावित यानी गुजरात एटीएस के बिल्कुल बिल्कुल अपराजिता, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के पहले से ही सिग्नल मिल रहा था कि कहीं ना कहीं देश की राजधानी दिल्ली आतंकियों के निशाने पर है और उसी से जोड़ करके अब इसको बिल्कुल देखा जा सकता है। और इसी दिशा में जांच एजेंसियां भी कदम आगे बढ़ाएंगी, जांच करेंगी इसी एंगल से जोड़ करके। राजेंद्र दहिया हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ गए हैं। राजेंद्र, जिस तरह से हमने देखा सुबह से ही जो आतंकी गतिविधियों को लेकर के अगर बात की जाए तो फरीदाबाद में बड़ी कार्रवाई की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस की तरफ से मिलकर के जो 2900 किलो विस्फोटक वहां से बरामद हुआ है और अब देश की राजधानी दिल्ली में लाल किला, जो कि हमारे स्वतंत्रता का एक चिन्ह के रूप में देखा जाता है, वहीं पर स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया जाता है, उसी के पास एक बड़ा धमाका होता है। देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने का प्रयास यहां पर किया जाता है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि वो धमाके की वजह क्या रही है, किस वजह से वो धमाका हुआ है, क्या उसमें विस्फोटक था या फिर कोई कार में ही कोई धमाका हुआ है। लेकिन उस धमाके को फरीदाबाद से जोड़ करके देखा जा रहा है जरूर। देखिए, बिल्कुल हितेंद्र, इस बात में कहीं ना कहीं दम नजर आता है और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पुलिस ने भी ऐसी ही आशंकाएं जताई थी और उसी के चलते इस पूरी कार्रवाई को गोपनीय तरीके से अंजाम दिया जा रहा था। लेकिन जैसे ही मीडिया में बात पहुंची तो उनको आज यहाँ पर पत्रकार वार्ता करनी पड़ी और तमाम बातों पर जानकारी भी देनी पड़ी। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बातों पर वो अभी भी जो है पर्दा डाले हुए हैं। साफ तौर पर उन्होंने हवाला भी देश की सुरक्षा को लेकर दिया है और जिस तरीके से फरीदाबाद में एक आतंकी यहां से जो है पकड़ा गया है, साथ ही 2900 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ जो है बरामद किया गया है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में आश्चर्य कर देने वाला ये मामला है। और ये इतनी बड़ी भारी मात्रा में जो विस्फोटक सामग्री है वो किस तरीके से यहां तक पहुंचाई गई और कब से प्लानिंग की जा रही थी, आखिर क्या क्या इनके टारगेट थे, ये तमाम चीजें हैं पुलिस जिनसे एक एक करके पर्दा हटाएगी। और अब जिस तरीके से दिल्ली में जो धमाका हुआ बता रहे हैं, तो वहां पर जो ऐसे धमाकों की आशंका के चलते ही पुलिस इस पूरी कार्रवाई में गोपनीयता बरत रही थी। लेकिन वो कहीं ना कहीं से जो लीक हुई बात और पूरे मीडिया जगत में वो बातें फैल गई और अब ये धमाका जो हुआ है तो कहीं ना कहीं इसको भी उससे जोड़कर देखा जाएगा कि आखिर इसमें भी कहीं जो ये लोग पकड़े गए हैं इनका कोई कनेक्शन तो नहीं है। तमाम जो तार जुड़े हुए हैं जगह जगह, इन सभी की जो है जांच पुलिस संयुक्त रूप से कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस लगातार जांच अभियान आज पूरे दिन चलाया गया और उसी के तहत फतेहपुर तगा के एक मकान से करीब 2500 किलो से ज्यादा विस्फोटक पदार्थ जो है बरामद किया गया। उससे पहले 360 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ बरामद किया गया था। साथ ही हथियार भी वहां से भारी मात्रा में जो है पकड़े गए थे और साथ ही कई ऐसे कंपोनेंट्स थे जो इलेक्ट्रिक जिनसे कि बम बनाने में काम आते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी मात्रा में जो विस्फोटक सामग्री है वो यहाँ पर बरामद की गई और लगातार जो संयुक्त छापेमारी चल रही है, जो ऑपरेशन किया जा रहा है वो अभी भी जारी है। तो अभी भी और बड़े खुलासे हो सकते हैं, ऐसा दावा पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद की तरफ से किया गया था। जी हाँ बिल्कुल राजेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ। रिटायर्ड कर्नल एसजे सिंह रक्षा विशेषज्ञ वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल गौड़ रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का मैं स्वागत कर रहा हूं। अनिल गौड़ जी, सबसे पहले शुरुआत में आपसे करूंगा क्योंकि जिस तरह से जो बड़ी कार्रवाई हमने देखी है, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस की फरीदाबाद पुलिस के साथ मिलकर के की गई हो या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर के की गई हो या फिर गुजरात एटीएस की तरफ से भी बड़ी कार्रवाई की गई, वहां पर भी 3 आतंकवादी पकड़े गए हैं। सभी के निशाने पर कहीं ना कहीं देश की राजधानी दिल्ली और देश के अन्य हिस्से भी जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वो भी बताए जा रहे हैं कि देश में दहशत फैलाना कहीं ना कहीं इनका मकसद था। और उसके बाद अब दिल्ली में जो धमाका हुआ है, जिस तरह का ये धमाका हुआ है शुरुआती तौर पर अगर देखा जाए तो उससे लग नहीं रहा कि ये कोई नॉर्मल धमाका है। किस तरह से देखा जाए अनिल गौड़ जी? नमस्कार जी नमस्कार। ऐसा है, देखिए जी, ये जो कार्रवाई सारी चल रही है जी, ये हमें इसी का डर था और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो उसी के ऊपर काम कर रही है। देखिए, अक्टूबर 27 को जी कश्मीर में वहां पे कुछ जैश-ए मोहम्मद के पोस्टर्स चिपकाए जाते हैं। जब उसको जम्मू कश्मीर पुलिस जो है सारा जो कैमरा से उसके जो फुटेज वगैरह निकालते हैं, हेलो जी जी, हाँ, जो फुटेज वगैरह निकालते हैं तो उसमें पाया जाता है कि एक डॉक्टर है जो अभी तक अक्टूबर 2024 तक वहाँ जीएमसी में रेजिडेंट डॉक्टर था,
गवर्नमेंट नौकरी थी, वहां से रिजाइन करके ये सहारनपुर चला गया। और जब इसको पकड़ के लाए और उसके लॉकर खोला, उसके लॉकर में से एक AK-47 निकला। और फिर ये सारी कार्रवाई जो जम्मू कश्मीर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, उन्होंने हरियाणा पुलिस को कांटेक्ट किया, क्योंकि ये जो मुजम्मिल है, डॉक्टर मुजम्मिल, जो दूसरा जो शख्स वहाँ फरीदाबाद पकड़ा है, उसको जो है वो भी इसका साथी था। और इन दोनों ने एक कमरा किराए पे लिया था वहां पे, और उस कमरे के अंदर देखिए 360 किलो जो है अमोनियम नाइट्रेट, टाइमर, डेटोनेटर और हथियार, वो एक असॉल्ट राइफल जो है वो मिली है, और साथ में राउंड वगैरह मिले हैं। अब उसके बाद में और कार्रवाई जो की है, इसके अलावा 5 और जो है लोग जो गिरफ्तार किए इन्होंने, और अभी ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है जी। और इतनी देर में ही आप देखें, गुजरात के अंदर जो है, जो ATS में अभी कुछ दिन पहले जो एक डॉक्टर, वो भी डॉक्टर जो चीन से करके आया था, वो उसको पकड़ा, उसके साथ 2 और जो साथी उसके पकड़े, उनके पास उससे डॉक्टर वो बना रहा था रिसिन जो पॉइजन, वो पाम सीड से बनता है। और जब उसको पकड़ा, उसके बाद 4 किलो वो जो उसका पाम सीड जो मैश है जिससे ये रेसिन निकालते हैं, वो भी था। उसके बाद 3 पिस्टल्स निकली हैं, 2 ग्लॉक और 1 बेरेटा, और राउंड वगैरह निकले। और बाद में पता लगा कि ये जो सारा हथियार जो है सारे, ये पंजाब में ड्रोन के जरिए आ रहा है। इसका मतलब जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, आपका गुजरात, ये सारे जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, ये सब के अंदर ये जो पाकिस्तान की ISI है उसकी चल रही है। और इसमें अब जब ये जो हमारा, जब हमने पहलगाम के इंसिडेंट के बाद में जब ऑपरेशन सिंदूर किया था, तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ा क्लियर किया था कि भाई ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। वो भी उनके DGMO के कहने पे जब 11 एयरफील्ड उनके बर्बाद हुए, तो उसके बाद वो भागे कि जी हम सीजफायर कर लेते हैं, तो उन्होंने कहा ये खत्म नहीं हुआ, हम कर रहे हैं इसको, और ये चलता रहेगा। और अगर कोई भी अभी इसके बाद में कोई ऐसी कार्रवाई होगी, जैसे आज ये दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, अब ये पता लगेगा कि क्या ये टेररिस्ट ब्लास्ट है, ये इन्वेस्टिगेशन बताएगी, या गाड़ी के अंदर कुछ कहते सिलेंडर था, या जो भी था, ये अभी पता लगेगा। और अगर ये टेररिस्ट ब्लास्ट निकला, तो यकीनन जो है हमारा ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है वो फिर एक्टिवेट हो जाएगा। और मेरे को लगता है कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बहुत खराब होंगे, क्योंकि ये जो कार्रवाइयां हैं, ये बिना ISI के, उसके जो है उनके बैकिंग के बिना ये सारी कार्रवाई नहीं हो सकती। और इसी में लगा हुआ है। और अभी जो खबरें मिली हैं कि बांग्लादेश के अंदर भी वो वहाँ पे ISI जो है सक्रिय हो गई है, और वहां से भी कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में तो स्वागत किया जा रहा है, वहां पर तो वो जो आर्मी है, पाकिस्तान की नेवी है, वो पहुंच रही है, उनका तो वहां पर स्वागत किया जा रहा है। रिटायर्ड कर्नल SJ सिंह रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल साहब, किस तरह से देख रहे हैं, क्या सुरक्षा में बड़ी चूक है ये, जिस तरह से फरीदाबाद में 2900 किलो जो विस्फोटक यहां पर बरामद किया गया, और उसके बाद जो दिल्ली में धमाका हुआ, हालांकि अभी उसकी पुष्टि होना बाकी है कि इसमें कोई विस्फोटक था या नहीं, लेकिन जिस तरह से लग रहा है, जिस तरह से नुकसान वहां पर पहुंचा है, लोग बता रहे हैं कि हम गिरे उठे, इस तरह की स्थिति उन्हें वहां पर महसूस हुई है, तो उससे क्या लग रहा है कि सुरक्षा में बड़ी चूक है अगर ये कोई इस तरह का विस्फोट है तो? नमस्कार आपको। आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सुरक्षा में काफी चूक हुई है, परंतु अगर आप देखें, अगर एक खेती को माली ही खाने लग जाए तो वो खेती को बचाना बड़ा असंभव सा हो जाता है जी। अभी हमारी सुरक्षा एजेंसियां बहुत मुस्तैदी से काम करती हैं और वो सब जगह से पता लगाए रहती हैं, परंतु उसके अंदर जो है अगर अपने ही आदमी आपस में, मैं अपने घर के अंदर ही खुद ही सामान लेके आ जाऊं, तो सुरक्षा एजेंसी जो है थोड़ा सा इट बिकम्स लाइक डिफिकल्ट। आपकी बात सही है, चूक बहुत जबरदस्त हुई है, इसमें 2 राय नहीं है, परंतु अगर हम खुद ही मिलके उसके अंदर उस कार्रवाई को करते रहेंगे तो थोड़ा सा सुरक्षा एजेंसी को बहुत ज्यादा मुश्किल प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। और दूसरी बात, जहां तक जो है, मतलब अगर आपका सवाल के साथ मैंने जैसे जो इनको पकड़ा गया है, उसके अंदर जो एज ए आर्मी ऑफिसर जो मैं देख रहा हूँ, जो एक असॉल्ट राइफल और पिस्टल, ये दोनों चीज है। आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी। अच्छा, असॉल्ट राइफल और जो पिस्टल है, ये दोनों जो है क्लोज कॉम्बैट है। इसका मतलब मुझे ये जो हथियार मिलने के बाद मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है
कि इन लोगों का कुछ प्लान ऐसा था जो मुंबई के अंदर किया गया था, ताकि ये रेलवे स्टेशन के पास में असॉल्ट राइफल जो है क्लोज कॉम्बैट है, नजदीक से मारने के लिए, पिस्टल भी नजदीक से मारने के लिए है। तो ये जो दोनों हथियार इनको मिले, AK-47 जो मिली है वो भी जो है एकदम, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक किस्म से सुरक्षा एजेंसियों को मैं सलाम करता हूं ऐसे मौके पे कि हादसे से इन्होंने बचा लिया हमारे। अगर ये ऐसा हादसा मुझे लग रहा है, असॉल्ट राइफल, उसके बाद पिस्टल और उसके बाद में AK-47, ये लगता है रेलवे स्टेशन पे जाके मुंबई की तरह से इन्होंने जो है एकदम आतंक मचा के कई 100 बंदों को मार देना था अगर ये टाइम से पकड़े ना जाते। ये मेरी इनके सुरक्षा एजेंसियों ने इसको हादसे को बचा लिया, इसके लिए उनको हमारा सलाम है। पर ये हथियारों से ये जाहिर होता है कि इनका ऑपरेशन ये वैसा ही होना था जैसे मुंबई में एक आदमी इधर चले जाता, दूसरा वहां चले जाता। लेकिन कर्नल साहब, आपको जो दिल्ली में धमाका हुआ है उसमें, अगर, क्योंकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि तो किसी भी बात की हुई नहीं है कि किस वजह से धमाका हुआ, लेकिन आपको क्या लग रहा है उस धमाके के पीछे? जिस तरह की कार्रवाई लगातार आतंकवादियों के खिलाफ चल रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर देश के अन्य हिस्सों की बात करें, फरीदाबाद में जो कार्रवाई हुई, सहारनपुर, लखनऊ, गुजरात में जो कार्रवाई हुई। जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये इनका बड़ा जजीरा पकड़ा गया जी, ये सारा का सारा नेटवर्क, आप जैसे कह रहे थे आपके बिजनेस स्पीकर कि ये बॉर्डर स्टेट्स के ऊपर ये सारा का सारा कार्रवाई कर रहे हैं और ये इतना बड़ा सामान पकड़ा गया, तो जो छोटे छोटे जा सके, जो सिक्योरिटी एजेंसियों से बच के निकल गए, तो वो ये वाला मुझे लगता है उन्हीं का हिस्सा है। मेरे 2900 किलो कर्नल साहब, 2900 किलो विस्फोट बरामद हुआ है, विस्फोटक सामग्री फरीदाबाद से, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल जी, बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। और 2900 किलो रफली 3000 kg एक दिन में तो आ नहीं सकता इतना ज्यादा, तो धीरे 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 करके वो लेकर आया। और आप सोचिए जो 3000 किलोमीटर के, सॉरी 3000 kg, 2900 ये कौन से बच गया, उसके अंदर जो है ये बहुत ही बड़े, जो हमारा मुंबई में ब्लास्ट हुआ है ना, उसके हिसाब से ये कई और ब्लास्ट कर सकता है, इतना ज्यादा ये इनके पास ये जो 3000 kg मिला है, उससे इनका प्लान बहुत जबरदस्त, कई जगह पे इन्होंने धमाके करने थे, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। जी बिल्कुल। प्रदीप शोकन हमारे साथ चंडीगढ़ से बने हुए हैं। प्रदीप, अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं, क्योंकि दिल्ली मुंबई में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया इस धमाके के बाद, और जिस तरह की कार्रवाई हरियाणा में हुई, 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ, चंडीगढ़ में फिलहाल किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है इन गतिविधियों के बाद? बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, जिस प्रकार से और दूसरे राज्यों के अंदर जो अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो चंडीगढ़ के अंदर भी जो है पुलिस है जो अलर्ट पर है, क्योंकि जिस प्रकार से आज जो है किसान जो चंडीगढ़ के अंदर एंट्री कर गए थे, क्योंकि जिस प्रकार से पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो वहां पर जो किसान लगातार आ रहे थे, आज सुबह से ही चंडीगढ़ अलर्ट पे था। तो आज कह सकते हैं कि इस वक्त भी जो चंडीगढ़ है पूरे अलर्ट पर है। जी जी राजेंद्र दहिया हमारे साथ फरीदाबाद से बने हुए हैं। राजेंद्र, अगर फरीदाबाद की बात करें, दिल्ली के बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ ये क्षेत्र है, यहाँ पर जिस तरीके से 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ और उसके बाद अब दिल्ली में जो विस्फोट हुआ है, उसके बाद किस तरह की हलचल फरीदाबाद शहर में देखने को मिल रही है? देखिए, फरीदाबाद की हितेंद्र बात करें तो यहाँ पर जगह जगह जो चेकिंग की जा रही है, और साथ ही क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ फरीदाबाद है और कहीं ना कहीं पहले से ही आशंकाएं जो है वो जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं दिल्ली को निशाना बनाया जा सकता है, तो इन तमाम जो खबरें सामने आ रही थी और इतने बड़े पैमाने पर जो विस्फोटक यहाँ पर बरामद हुआ, तो निसंदेह ये बात कही जा सकती है कि किसी न किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में ये लोग लगे हुए थे। और कहीं ना कहीं उससे पहले ही जिस तरीके से जो यहाँ पर डॉक्टर कार्यरत था उसको पुलिस ने धर दबोचा, जम्मू कश्मीर की पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उसको धर दबोचा, और 10 दिन पहले उसको यहाँ से जब गिरफ्तार किया गया था तो उसके बाद उससे पूछताछ की गई और उसी की निशानदेही पर पहले गांव धौज के पास से एक मकान से 360 किलोग्राम विस्फोटक और अन्य जो हथियार हैं वो वहां से बरामद किए गए। और आज दूसरे दिन भी यहाँ पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में फतेहपुर तगा गांव के एक मकान से, उस मकान मालिक का भी पता नहीं है और ये भी नहीं पता है कि वो मकान किसने खरीदा था, किसके अंडर वो मकान है, और उसमें उसके कमरे में
एक इतने बड़े भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद जो है पुलिस ने आज किया और पूरी चौकसी के साथ उस विस्फोटक को अपने कब्जे में लेकर जो है वहां रखवाया गया है। और साथ ही तमाम जो बातें हैं आसपास के क्षेत्र में भी सर्च अभियान उनकी तरफ से चलाया जा रहा है गुप्त तरीके से भी, ताकि समय रहते इन तमाम चीजों पर कंट्रोल किया जा सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां तक इसको लाने में किन किन लोगों का हाथ रहा है उस एंगल पर भी पुलिस जो है जांच कर रही है। आखिर इसको कहां पहुंचाना था, कहां से लाया गया, कौन लोग और शामिल हैं, ये तमाम चीजें जांच के बाद जो है साफ हो पाएंगी। और इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने में पुलिस जो है लगातार भरकस प्रयास यहां पर करती हुई नजर आ रही है। राजेंद्र, अगर बात की जाए फरीदाबाद पुलिस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी इस पूरे ऑपरेशन के बारे में, तो क्या उस दौरान ये बताया गया कि इनके टारगेट पर कौन कौन सी लोकेशन थी, कहां पर ये वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे? देखिए, साफ तौर पर पुलिस कमिश्नर का कहना था कि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जो है अभी बहुत सारी बातों को नहीं बताया जाएगा, लेकिन जो चीजें उन्होंने वहां से बरामद की थी उन तमाम चीजों के बारे में जानकारी दी थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि सुरक्षा की दृष्टि से अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किया जा सकता है, लेकिन जल्द ही बड़ा ऑपरेशन, ज्वाइंट ऑपरेशन चलता रहेगा और बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं, ऐसा दावा उनकी तरफ से आज दिन में जो है किया गया था। और शाम के समय वहां से इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटक जो है बरामद किया गया, तो और अब अभी और भी कुछ खुलासे होंगे, क्योंकि लगातार जो ज्वाइंट ऑपरेशन है पुलिस का वो यहाँ पर चला हुआ है, जगह जगह छापेमारी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अभी भी भारी मात्रा में और विस्फोटक मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और साथ ही पुलिस इस पर लगी हुई है कि इसमें कौन कौन लोग यहाँ के शामिल हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और साथ ही जो मकान मालिक है, एक मकान मालिक से भी पूछताछ की गई, जबकि दूसरे का अभी तक पता नहीं चला है, तो उसका भी कहीं ना कहीं खोज खबर उनकी निकालने में पुलिस जो है लगी हुई है। ठीक है अनिल गौड़ जी, जिस तरह की सीक्रेट रखने की बातों को कही जाती है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, पुलिस की तरफ से, इन चीजों को छुपाने का प्रयास किया जाता है ताकि लोगों में पैनिक ना फैले और लोग अपने अपनी जो दिनचर्या होती है उसमें अपना कामकाज आसानी से कर सकें, कोई पैनिक ना हो लोगों में, इसलिए इन चीजों को छुपाया जाता है कुछ हद तक। लेकिन जिस तरह की अब ये घटना घट चुकी है, दिल्ली में 8 लोगों की मौत हो चुकी है और बताया जा रहा है कि इससे भी ज्यादा ये आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है। अब कम से कम क्या सुरक्षा एजेंसियों को इस बारे में जानकारी नहीं दे देनी चाहिए कि कौन कौन से जो क्षेत्र हैं वो टारगेट पर हैं या कहां पर आतंकी जो है वो सक्रिय हैं? जिस तरह की ये बातें जो है सामने आ रही है, जिस तरह का ये हादसा दिल्ली में हुआ है। देखिए, ऐसा है मुझे जी, ये जो सुरक्षा एजेंसी जो हैं जी, इनको जो अपनी जितनी भी ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ये सारी गोपनीय रखनी चाहिए जी। इनफैक्ट जो भी अरेस्ट भी करते हैं वो भी गोपनीय रखनी चाहिए, वो भी मीडिया को नहीं बताना चाहिए कौन अरेस्ट हुआ, क्योंकि उससे होता क्या है कि इमीडिएटली जो उसके आगे के जो रिंग, उस रिंग के साथ में और लोग जुड़े होते हैं वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, तो वो मुश्किलात हो जाती है फिर उनको ट्रेस करने के लिए। इसीलिए अभी सुरक्षा एजेंसी कुछ नहीं बताएंगी और मेरे ख्याल लगता है बिल्कुल सही कर रहे हैं वो सिर्फ ये कहेंगी लोगों को कि देखिए आप सब चुकन्ने रहिए, क्योंकि हमें देखो हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर में तो आपको पता ही है कब 90 के दशक के कितना बुरा हाल चल रहा था यहाँ पे, पर ओवरऑल हिंदुस्तान के अंदर भी हर जगह जो है हमें सबको चुकन्ने रहना है। आपके पास दिल्ली में के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हो चुके हैं, मुंबई में हो चुके हैं, बाकी शहरों में हो चुके हैं, तो सबको पता है कि भाई हमें चौकन्ने रहना है कि हम देखो जब तक जो हमारे नागरिक जो हैं वो चौकन्ने नहीं रहेंगे, वो सस्पिशियस चीज से नहीं देखेंगे कि भाई अगर कोई गाड़ी खड़ी हो उसके में बैग को छोड़ के चला गया, ऐसे कोई मतलब साइड में कहीं बैग पड़ा है, कुछ पड़ा है, तो उसको आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ पुलिस वालों को बताना कि भी ऐसा है, वो अपने आप देख लेंगे क्या है, पर एटलीस्ट कुछ इंफॉर्मेशन तो दीजिए ना जी। चीज ये है कि अगर अभी सुरक्षा एजेंसी कुछ भी चीजें जो इन्वेस्टिगेशन में आ रही है वो बताएंगे तो उससे दो नुकसान होंगे, एक तो लोगों में पैनिक वैसे ही होगा, दूसरा जो ये है कि नहीं अनिल जी मेरा सवाल यही है ना कि लोगों में पैनिक तो फैल ही चुका है ना एक तरह से, भले ही दिल्ली पुलिस ये कंफर्म करे ना करे कि ये विस्फोटक पदार्थ से हुआ है या कैसे हुआ है, क्योंकि जिस तरह का विस्फोट हुआ है उसके बाद तो अब वहां पर अफरा तफरी मच चुकी है, 8 से ज्यादा लोगों की मौत की जो जानकारी सामने आ रही है। अब देश की राजधानी दिल्ली में अगर कोई भी आदमी इधर उधर घूम रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के डर होगा कि अब मेरे आसपास कहीं विस्फोट ना हो जाए।
बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, उसके अंदर डर होगा। मैं कहता हूँ यही डर जो है हमें उसको उल्टा करना चाहिए कि भाई हमें और चौकन्ने होना चाहिए। जो आपकी जो भी आप देख लीजिएगा, या तो होम मिनिस्टर होंगे या और कोई दिल्ली पुलिस कमिश्नर या दिल्ली चीफ मिनिस्टर वगैरह, उनका बयान आएगा, वो सारे सामने आएगा कि भाई क्या हुआ है, कैसे चल रहा है, सारे कुछ चल रहा है। बट जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है या जो उनको पता लगेगा कि अच्छा जी इन जगह में कुछ और जो इनके लोगों के मंसूबे थे कि कहाँ उन्होंने एक्सप्लोजिव करनी है, क्या करना है, उसके बारे में अगर वो ये सार्वजनिक कर देंगे तो उससे और पैनिक होगा। ये सुरक्षा एजेंसी जो है, इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, वो अपनी कार्रवाई करते रहे। मैं कहूँगा कि अगर यहाँ से जैसे आप देखिए आदिल पकड़ा गया वहां पे कश्मीर में जी, वहां उससे निकला ये मुजम्मिल और बाकी 7 लोग पकड़े गए। तो ये इसी हिसाब से होता है। अगर वहां से आदिल जिस दिन पकड़ा उसी दिन अनाउंस कर देते, ये सारे के सारे अंडरग्राउंड हो जाते। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है, सुरक्षा एजेंसी जो है वो आराम से अपना काम करें। हाँ, मीडिया का काम हमारा ये है कि भाई हम जो है लोगों के अंदर एक हौसला बना के रखे कि सुरक्षा एजेंसी काम कर रही है, ध्यान आएगा उसका, इसलिए कोई पैनिक ना करें, अपने आप चुकन्ने रहें। क्योंकि ये जो चीजें हैं, देखिए जिस हिसाब से मैं कहूँगा कि आप 90 के दशक से जिस हिसाब से हिंदुस्तान, उससे पहले भी जो आपका मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट से शुरू हुआ था ये कार्रवाई, और उससे जो ये चलता रहा है अभी तक, तो इसमें यही है कि पैनिक नहीं होना, अपने चुकन्ने होना है, तो चुकन्ने होकर ही सुरक्षा एजेंसी की मदद करनी है। बिल्कुल, सुरक्षा एजेंसियों की मदद करना और चौकन्ने तो रहना ही होगा। लेकिन कर्नल साहब, अगर बात की जाए ऑपरेशन सिंदूर की, बात यहाँ पर पहले हो रही थी, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को रोका गया, बीच में सीज फायर किया गया, तो उसके बाद की जो स्थिति बन रही है, चाहे बॉर्डर की बात करें या दूसरे जो हमारे, चाहे बांग्लादेश की जो बात कर रहे थे, बांग्लादेश में भी जिस तरह के से पाकिस्तान की सेना वहाँ पर पहुँच रही है, उनका स्वागत हो रहा है, और ISI की तरफ से जो हमारे देश को अस्थिर करने के लिए इस तरह से दहशत फैलाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसको लेकर के अब किस तरह से देखा जाए? कहीं ऑपरेशन सिंदूर का जो सीज फायर किया गया वो कहीं बड़ी गलती तो नहीं हो गई हमसे? बिल्कुल आपने सही कहा। ऑपरेशन सिंदूर से हमारा ये एक तरीका था जिससे हमने पूरे आतंकवादियों के अड्डे पूरे के पूरे खत्म कर दिए, नंबर 1। नंबर 2, जो हम अब कह रहे हैं हमारा ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर नंबर 2 चालू है। अभी ऐसा है जैसे कि अगर आपको 71 वॉर की बात याद हो, तो एक जो है पूरी डिफेंस सर्विसेज को, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनको जो है पूरी की पूरी प्रिपरेशन की आवश्यकता है। क्योंकि अभी मैं ऐसे ओपनली नहीं बोलूंगा, हमारे कुछ ऐसे टारगेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर जिसको हम बिल्कुल खत्म ही करके दूसरा बनाना चाहते हैं। जिस तरह से आम लोगों में ख्याल पता भी लग गया है कि बलूचिस्तान हो गया, दूसरा सिंध हो गया, हमारा POK हो गया, वो तो पब्लिक डोमेन में ये खबरें हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। तो अगर इतना लंबा चौड़ा ऑपरेशन करें, और चाइना को जो है हमारी जो सरकार है उसने एक तरह से अपने तरफ को कर ही लिया है, रशिया हमारे साथ है, रशिया के वो प्रेसिडेंट यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमारा टारगेट इतना बड़ा है जिसके अंदर हम 71 की तरह से पूरी की पूरी सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। अभी जो इन्होंने हमारे साथ जो कार्रवाई करी है, ये कार्रवाई का सिर्फ एक ये मकसद है ताकि ऑपरेशन सिंदूर 2 को किसी तरह से टाला जाए फॉर टाइम भी, और या फिर इसको आगे बढ़ा दिया जाए ताकि उनके जो है प्रिपरेशन तैयार वो लोग कर लें, जैसे वो आतंकवादी को तैयार करें उसको तैयार कर लें और देश में दहशत फैलाएं, ये इनका एम है। परंतु हमारा जो बड़ा एम है पाकिस्तान के खिलाफ वो है, और वो होगा, और वो जल्दी होगा। इसकी ये जो इन्होंने आज कार्रवाई करी है, इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि उसको हम बहुत एकदम कल परसों शुरू कर देंगे। हमारी जिस दिन प्रिपरेशन पूरी 100% श्योर हो गई कि जो हमारे एम है वो हम प्रिपरेशन के साथ से अचीव कर लेंगे। कैसे लगेगा अचीव कर लेंगे? तो उसके बाद में जैसे ही प्रधानमंत्री की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलता है और उसको जाके हम लोग पूरा अचीव कर लेंगे। और मैं एज ए फौजी मेरे को 100% यकीन है कि जो हमारे टारगेट एम है, POK को लाना, सिंध को ये करना, और बाकी चीजें मैं ओपनली नहीं बोलना चाहता हूँ, हम सारे के सारे टारगेट को जैसे ही जाएंगे वो अचीव कर लेंगे। इस वजह से थोड़ा सा
हो सकता है समय लग रहा हो। लेकिन कर्नल साहब, और अदरवाइज जब मैं उस चर्चा में जाना नहीं चाहता था, लेकिन जब हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे और हमारी तरफ से जो अटैक किया जा रहा था वो टारगेट भी पूरी तरह से अचीव हम लोग कर रहे थे, तो उस दौरान सीज फायर क्यों कर दिया गया पाकिस्तानी आर्मी के कहने पर? क्या ऐसी स्थिति बन गई थी कि हमें सीज फायर करना पड़ा या फिर हमने किया? बहुत सही बात कह रहे हैं। ऐसा है कि हमारा सीज फायर करने की स्थिति नहीं बनी थी, परंतु अगर आप हमारी हिस्ट्री को देखें, पुराने जमाने से देखें, हमारे जो हिंदुस्तान की हमारी तहजीब है, हम लोग जो है ना दूसरे को माफ बहुत जल्दी कर देते हैं, ये हमारे खून के अंदर है, ठीक है ना। अगर किसी ने मेरे को आके परेशान करने के बाद माफी मांग ली तो हम भूल जाते हैं, परंतु जो ये पाकिस्तान के सिस्टम है ये भूलते नहीं है, इस समय का देखते रहते हैं। तो उसमें तो मजबूरी हमारी, कोई अमेरिका से कोई प्रेशर नहीं था, कहीं से और नहीं प्रेशर था। अमेरिका इंटरेस्ट का ये था कि जो उनके न्यूक्लियर वेपन्स जो थे उनके ऊपर जो है बम पड़ गए और वहां पे वो लीक होने शुरू हो गए, तो अमेरिका ने इसलिए हफड़ा दफड़ी में ट्रंप जी ने बोल दिया सीज फायर सीज फायर सीज फायर, परंतु उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से रिक्वेस्ट करी। अभी देखिए हमारी सभ्यता जो है ना, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, हमने आज तक एज हिंदुस्तान ने किसी भी देश के ऊपर हमला नहीं किया, हम किसी को मारना नहीं चाहते, तो ये हमारी सभ्यता के अंदर आ चुका है और जिसका नाजायज गलत फायदा उठाया जाता है। अब धीरे धीरे हम अपने आप को बदली कर रहे हैं। अभी उस समय जब सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर 2 चलेगा तो ये मुझसे हम NIA NSG उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृहमंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फोन किया है तो उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। अभी इसको आकलन किया जा रहा है। अभी इस पूरे मामले में आकलन की बात ही अभी तक कही जा रही है। आप कर्नल साहब अपनी बात पूरी करिएगा, आप इस पर मैं और चर्चा करूंगा, गौड़ साहब से भी इस पर मैं समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले आप अपनी बात जो आप पूरी कर रहे थे वो आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए ऑपरेशन सिंदूर 1 में हमारा अपनी सभ्यता के हिसाब से हमने उनको माफ कर दिया, डीजीएमओ तो डीजीएमओ बात हुई, प्रधानमंत्री से बात भी बंद कर दिया, परंतु हर बार जो है काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। इस बार जो भी ऑपरेशन सिंदूर नंबर 2 होएगा उसके अंदर कोई भी आ जाए उसको ये हमारे देश को बंद नहीं करेगा जब तक कि हम अपना एम अचीव नहीं कर लेंगे। नंबर 1 हमारा एम है को मदद करना है, बाकी तीसरा जो है वो 2-4 और भी हो सकते हैं जो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, जैसी वहां पे ऑन ग्राउंड सिचुएशन होगी तो हमारा एम प्लस भी हो जाएगा, हमारा एम माइनस नहीं होगा। हमने जो एम बना दिए जिसकी हमने तैयारी कर ली है वो एम हम पूरे अचीव करने को बंद करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी चाहे कोई भी ताकत आ जाए ये हम बंद नहीं करेंगे, ये हमारा पक्का नेशनल एंड मिलिट्री का ऑपरेशन का प्लान बन चुका है, इसको बंद नहीं करेंगे इस बार। जी गौड़ साहब, मैं समझना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की बात हम कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जब चला उस दौरान भी ये लग रहा था कि अब तो आर पार है, अब तो पीओके भी लेकर के रहेंगे और जो लक्ष्य हमारे हैं उनको पूरा हासिल करके रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्थिति तब बनी और जिस तरह से हम अपनी सभ्यता संस्कारों की बात करते हैं, बार बार माफी की बात करते हैं कि जब सामने वाला खुद गिड़गिड़ा रहा है, सीज फायर के लिए बोल रहा है तो चलिए ठीक है मान जाते हैं, वैसी कुछ बात हुई। लेकिन जब हमें ये मालूम है, हमें फितरत मालूम है, हम बार बार उसी चीज को भुगतते रहते हैं, बार बार हम अपने जवानों को खोते हैं, बार बार हम अपने देश में इस तरह की स्थिति पैदा होने देते हैं। मैं ये कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि बार बार हम अपने देश में इस तरह की स्थिति को पैदा होने देते हैं जैसे अब हम उसको कहीं ना कहीं भुगत रहे हैं। और क्यों ऐसी स्थिति आए जब उस तरह की चीजें चल रही थी उस दौरान क्यों नहीं हमने उसको कंटिन्यू रखा? देखिए जी, सबसे पहले एक चीज समझने वाली है जी,
आप जब तक इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होंगे आप कोई लड़ाई लड़ नहीं सकते, ठीक है, ज्यादा देर लड़ाई लड़ नहीं सकते। और हिंदुस्तान एक ऐसी पोजीशन में है कि आज इतने सालों के बाद जी जो चौथे पैदान पे पहुंचा है और अब तीसरे पैदान के ऊपर पहुंचने वाला है, तो इसका मतलब इकोनॉमिकली जो है हमारी स्ट्रेंथ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है जी। आप जब लड़ाई करते हैं तो आपका क्या होता है, आपका सारा जो एफर्ट है, इकोनॉमिक एफर्ट है, वो वॉर एफर्ट में चला जाता है। आज आप देखिए हिंदुस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा कि 2014 से पहले क्या डेवलपमेंट हुई थी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था और हमारे किस तरीके से हमारा देश चल रहा था और उसके बाद में किस तरीके से चला है, और अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, आप देखिए लद्दाख जैसा एरिया हमारा इतना बड़ा एरिया है, हमारा वो ही हम 12 महीने कनेक्टेड नहीं है, वो अब जाके जो जिला टनल वगैरह बनना शुरू हुआ है और वो आगे 2 सालों में कनेक्ट हो जाएगा फिर थ्रू आउट द ईयर। जब ऐसी सोच रही है तो अब आप बताइए मेरे को, आपने ऑपरेशन सिंदूर किया जी, ठीक है, हमारा मकसद क्या था? हमारा मकसद ये था कि हम जितने ये टारगेट जो टेररिस्ट है इनके ठिकाने हैं उनके, क्योंकि पहले जब हमने इससे पहले जब ऑपरेशन जो बालाकोट वगैरह का सब किया था उसमें भी हमने वही रखा था कि भाई इनके जो टेररिस्ट ठिकाने हैं उसको उड़ाएंगे। इसमें हमारा मकसद बड़ा क्लियर था, जितने टेररिस्ट जो है ठिकाने हैं वो सब हमने खत्म किए। 9 तारीख को, अब मैं आपको एक बात बताऊं आपको, 9 तारीख को हिंदुस्तान को पता लगा कि पाकिस्तान जो है एक बहुत बड़ा अटैक करने वाला है हिंदुस्तान के ऊपर, और इसीलिए 9 और 10 तारीख की रात को 11 एयरफील्ड जो है उनके ऊपर जो अटैक हुआ है, जिसके अंदर ब्रह्मोस के साथ में उनके जो मैं कहूँगा न्यूक्लियर कमांड कंट्रोल सेंटर का जो था, जो आप देखिए नूराबाद एयरफील्ड के अंदर, उसके अंदर उनके जो कमांड कंट्रोल सेंटर है वो आपको पता है 5 मीटर उसका जो है ऊपर उसकी कंक्रीट है, ऐसे नहीं जा सकता। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल उसके वेंटिलेशन शाफ्ट के अंदर गई है और वहां से सारा तबाह की है, और उसके बाद में ये 11 एयरफील्ड क्यों तबाह किए? इसीलिए पाकिस्तान को एक मैसेज दे दिया कि आप जो कोशिश करने की कोशिश कर रहे मत करो, आपके लिए बहुत बुरा होगा। और वही बात हुई, पाकिस्तान पहले अमेरिका भागा, अमेरिका ने उसको रिफ्यूज कर दिया कि हम हिंदुस्तान को नहीं बोलेंगे, आप खुद बात करिए। और 10 तारीख को जब सुबह डीजीएमओ ने कहा, हमारे डीजीएमओ ने उसको कहा कि हम आपको बताते हैं, तो फिर प्राइम मिनिस्टर वगैरह के साथ कैबिनेट कमेटी के बैठी, उन्होंने जब हमारे आर्मी चीफ वगैरह सबके साथ बैठ के सलाह किए, उन्होंने कहा ठीक है हम सीज फायर करते हैं। सीज फायर किए हमने, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं किया, ठीक है नहीं। अब देखिए जो कार्रवाई चल रही है, आपके पास आपका जो 2.5 फ्रंट वॉर जो जिसको कहते हैं, 2.5 फ्रंट हो गया, एक पाकिस्तान और चीन, और ये जो लड़ाई जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जितना हुआ, ये चाहे उसके ड्रोन उन्होंने उड़ाए, चाहे उनकी बाकी चीजें हैं, वो सारा का सारा मैंड था चाइनीज के साथ थ्रू। वहां पे चाइनीज जो उनके पर्सनल हैं वो उनके जो ड्रोन वगैरह चला रहे थे वो सब वो चला रहे थे। यहाँ पे पाकिस्तान नहीं लड़ रहा था, आप चीन के साथ एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे थे जी। एक हिसाब से सामान चीन का, सारा कुछ हवाई जहाज चीन के, मिसाइल चीन के, ड्रोन उधर से, ये सब चीजें जो हैं चीन के थे। ये सिर्फ चीन अपने जो है वैलिडेट कर रहा था हिंदुस्तान से देखने के लिए कि हमारा, और जो जिस तरीके से हमने सारा कंटेन किया ये दुनिया के लिए और पाकिस्तान और चीन के लिए स्पेशली ये आंखें खोलनी होती कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा है कि उसके पेनिट्रेट नहीं कर सके। ये इवन जो इजरायली का आयरन डोम है उससे भी अच्छा है। तो अब आने वाले दिनों में हम जो है अपने आप को सक्षम बना रहे हैं। आप देखें, आपके सामने, आप मीडिया में आपको पता है किस तरीके से हमारा हर चीज में, चाहे वो डिफेंस ले लीजिए, आप उसकी जो नेवी का देख लीजिए, शिप्स का देख लीजिए, एयरफोर्स का देख लीजिए, आर्मी का देख लीजिए, हर चीज में हम उसको चल रहे हैं। और अभी जो हमारा ऑपरेशन, लेकिन अनिल गौड़ जी मैं वो भी समझने की कोशिश करूंगा कि कहीं ना कहीं इससे कोई पाकिस्तान को भी, क्योंकि स्पेस मिल गया है, पाकिस्तान को भी अब टाइम मिल गया है, वो भी मजबूती के साथ अब तैयारी करेगा अगर भारत के खिलाफ इस तरह से डायरेक्ट वॉर की सिचुएशन आती है। मैं उस पर आऊंगा, उस पर भी बातचीत करूंगा, लेकिन मैं और दूसरी स्थिति के बारे में फिलहाल ताजा अपडेट ले लेता हूं। चंडीगढ़ से प्रदीप शोकंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, अगर बात की जाए देश की राजधानी दिल्ली में जो धमाका हुआ और फरीदाबाद में जिस तरीके से 2900 किलो
विस्फोटक सामग्री पकड़ी गई है। उसके बाद हरियाणा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी पूरे प्रदेश भर में फिलहाल क्या कुछ एडवाइजरी कोई जारी की गई है? इस प्रकार से मेट्रो के गेट नंबर 1 लाल किले के जो पास स्टेशन है वहां पर जो हादसा हुआ है वो बहुत ही कह सकते हैं कि बड़ा हादसा हुआ है और सूचना मिल पा रही है कि 8 लोगों की जो है मौत भी हो गई है। और आपको बता दें कि पूरे हरियाणा के अंदर भी जो है कह सकते हैं कि अलर्ट जारी है, क्योंकि जिस प्रकार से हरियाणा पुलिस का और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का एक ऑपरेशन जो चल रहा था वो संगठित ऑपरेशन चल रहा है और जिसके अंदर बड़ी कामयाबी भी आज हासिल की है। जिस प्रकार से 2900 केजी के आसपास का विस्फोटक कह सकते हैं कि बरामद किया गया है और जिस प्रकार से वहां से जो सामग्री जिस प्रकार से मिली, हथियार मिले हैं, तो ये एक बड़ा चिंता का विषय था और कह सकते हैं कि ये डॉक्टर, आतंकी डॉक्टर इनको कहा जा सकता है कि आतंक फैलाने वाले डॉक्टर थे जो उनको गिरफ्तार किया गया। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से विस्फोट भी जो हितेंद्र हुआ है, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो खबरें चल रही थी सुबह से ही कि इन आतंकियों को जो निकालेगी पुलिस और दर दबोच लेगी और हर ठिकाने पर जो है कब्जा कर लेगी और एक एक को आतंकी को जो है ठिकाने लगाया जाएगा। तो कह सकते हैं कि ये जो विस्फोट हुआ है कहीं ना कहीं इसके तार भी इससे जुड़े हुए हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं भी हो सकती हैं। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर अलर्ट जारी है, अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके का अलर्ट कर दिया गया है। दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से अलर्ट है उसी प्रकार हरियाणा के अंदर भी अलर्ट जारी है और चंडीगढ़ के अंदर भी जो है अलर्ट जारी है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी देने के लिए। राजेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और रिटायर्ड कर्नल एसजे सिंह भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। अनिल जी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लगातार हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में जो ये धमाका हुआ है, दिल्ली में धमाके के बाद लगातार अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है और एक बार फिर से ये जो जानकारी सामने आ रही है, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, 8 से ज्यादा लोगों की मौत की बात अभी तक सामने आ चुकी है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से आधिकारिक आंकड़ा घायलों का और मृतकों का सामने नहीं आया है। उसमें अभी और इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।